हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए होंगे और तैयारी भी आपकी सही से चल रही होगी। कल क्योंकि एलटी मेंस का एग्जाम है और आप सभी लोगों ने बहुत समय से बहुत सारी तैयारी की है, चाहे वो लिटरेचर हो, ग्रामर हो, राइटिंग हो या जितने भी सेक्शंस हैं, राइट। तो अब ये लास्ट मोमेंट है और कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं या कई बार आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आज का जो भी वीडियो है वो बहुत ज्यादा टाइम का नहीं है। मैं इसमें आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूँ एलटी मेंस की या किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम की, तो इसमें से कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है। पहला तो रिवीजन, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी चीज जो है, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या राइटिंग हो, स्पेशली राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मेट का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आंसर राइटिंग में आपके आंसर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट काफी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अटेम्प्ट किए बिना ही चले आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग आंसर को इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि शॉर्ट आंसर के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो हम आज उस बारे में भी बात करेंगे और आप कैसे स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करें, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की भी लेक्चर में बताया था, मैंने लाइव क्लास ली थी और उसमें मैंने बताया था कि आप लोग को पोइट्री में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें टाइटल, थीम, इमेजरी, सिंबलिज्म या लिटरेरी डिवाइसेस, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और आप लोग ने इस पे काफी प्रैक्टिस की है ऑलरेडी, मैंने काफी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में अनसीन प्रोज के अलावा एक अनसीन पोएट्री पैसेज भी दिया है। ये या तो अनसीन हो सकता है या तो आपके सिलेबस में से कोई पोएट्री हो सकती है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट, रेफरेंस, एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको लिखना होगा, जैसे आपने एमए के टाइम पे लिखा था। ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद लास्टली आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन 2-3 पॉइंट्स में लिखना होगा। तो जिन्हें इसका आइडिया नहीं है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे इसके लिए एक पीडीएफ शेयर किया है एंड डब्ल्यू बीट्स की पोएम से। तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि पोइट्री के पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। अनसीन पैसेज में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको रीड करना है और आंसर्स करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको जरूर इंक्लूड करनी है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप लोग करते क्या है कि आंसर राइटिंग तो करते हैं, बहुत ज्यादा आंसर लिखते हैं, बट कोटेशंस नहीं ऐड करते हैं। तो कोटेशंस अगर आप ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ओके, तो पोइट्री में ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, बट आपको इस पॉइंट्स पे दोबारा एक बार देखने की जरूरत है कि आपको क्या चीज अवॉइड नहीं करना है। थीम बेस्ड, टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको आंसर करने होंगे। अगर मैं प्रोज की बात करूं तो प्रोज में आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, जहाँ पे कैरेक्टराइजेशन है, जैसे सर रॉजर एट होम, यहाँ से आपको कुछ कैरेक्टराइजेशन मिल सकते हैं। द स्पेक्टेटर क्लब से आपको कैरेक्टराइजेशन मिल सकता है, तो वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। एंड इसके अलावा चार्ल्स लैम्ब से आपको ह्यूमर एंड पैथोस से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर मैं बाकी एसेस की बात करूं फ्रांसिस बेकन की, तो उससे आपको एज एन एसेइस्ट, फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट या विद रेफरेंस टू ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वो आप अटेम्प्ट करेंगे। जब भी आप इन आंसर्स को अटेम्प्ट करें, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कंटेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो आपकी जो मेजर जो लाइंस हम कह सकते हैं या मेजर जो कोटेशंस है, उसको आप इंक्लूड करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपके जो आंसर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अगर आपको याद है तो आप करेंगे, क्योंकि लास्ट ही है, तो मैं बहुत ज्यादा आपको इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करूंगी कि आप अभी याद करें। बट इसके पहले की भी मैंने कई क्लासेस में जब आप आंसर शेयर किया था आपके साथ, तो वहां पे मैंने आपको शो किया था कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। अगर कैरेक्टर पूछा जाए तो वहां पे आपको कैरेक्टर के ऊपर विशेष ध्यान देना है, उस पे लाइंस लिखनी है। कैरेक्टर के ट्रेट को आपको एनालिटिकली लिखना होगा। ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट आपकी है, कोई भी ऐसे है या कोई भी स्टोरी, सपोज दैट अगर हम बात करें द लास्ट लीफ की या द फ्लाई की बात करें, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो की इंसिडेंट होती है वो आपको जरूर मेंशन करना है टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, और राइटर के स्टाइल के बारे में मेंशन करते हुए। अगर हम ड्रामा की बात करें
तो ड्रामा पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, टर्म बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, ट्रैजिक हीरो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, या द हेरी एप एज एन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। तो आपको इन सभी की फीचर्स को ध्यान में रखना होगा, राइट? और यहाँ पे आपके लिए स्पीच काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आई होप कि आपको शेक्सपियर से तो लाइंस जरूर ही प्रिपेयर होंगी, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। हैवदन की 1 से 2 लाइन जो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट पे थी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। आर्म्स एंड द मैन से 9 आउट ऑफ 10 आर बॉन्ड फूल, ऐसी एक लाइन थी, ठीक है? तो वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसा भी जो भी प्लेस आपने जो अब तक पढ़े हैं, उससे जो इम्पोर्टेंट जो की लाइंस थी, वो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है, उनका जो फॉर्मेट है, इंट्रो इंट्रो आप 4 टू 5 लाइन्स, देन मेन बॉडी, ठीक है? मेन बॉडी में 3 पैराग्राफ हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप छोटा लिखते हैं पैराग्राफ, तो आप इसे 4 पैराग्राफ भी कर सकते हैं। जो आइडियल जो स्ट्रक्चर होता है, वो 3 पैराग्राफ्स का होता है, एंड देन आपको लिखना है कॉन्क्लूजन। तो ये आप जितने भी आप लिटरेचर के आंसर अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, ठीक है? कोटेशंस आपको यहाँ भी इंक्लूड करनी है, फिक्शंस में भी आपको ध्यान देना है। तो फिक्शन में आपको मैंने बताया था प्लॉट बेस्ड, थीम बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, आपको ये समझना है कि लिटरेचर से जो क्वेश्चन आएंगे, एक एक तो आपके लॉन्ग टाइप से आएंगे और एक आपके शॉर्ट्स आएंगे। तो शॉर्ट में देखिए मूवमेंट आ सकता है, टर्म्स आ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग में देखिए आपकी ग्रामर पोर्शन, इसके अलावा लिटरेचर पोर्शन आएगा। शॉर्ट में आपसे राइटिंग सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, और जो जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं आ रहे। जितने भी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उसको आप ऐसे टिक कर देंगे, छोटे से टिक कर सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आप कुछ भूल रहे हैं, उसको आप इस तरीके से सर्किल कर देंगे, ठीक है? आप ऐसे या डॉट आप कर सकते हैं, जो भी आपको समझ आए, अगर वहां पे आपको अलाउड हो पेंसिल यूज करना क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आंसर शीट में आपको पेंसिल यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप उस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे इतने समय में इतने क्वेश्चंस करने हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक एक क्वेश्चन करते जाते, तो उससे हमें कभी कभी आइडिया नहीं लग जाता टाइम का, और जब आप आंसर लिखने बैठते हैं, तो कई बार टाइम इतना तेजी से भागता है कि लास्ट में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप 1 आवर के लिए टाइम डिवाइड कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो जो आपको टाइम मिलेगा वो 7 से 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है? अगर टोटल डिवाइड किया जाए, तो जैसे 180 मिनट्स आपको मिलेंगे, तो उसी में आपको लॉन्ग भी करना है, उसी में आपको शॉर्ट भी करना है, ग्रामर भी करना है, अनसीन भी करना है। तो 7 से 8 मिनट लॉन्ग के लिए मुझे लगता है ये सही है। काफी लोगों को 10 से 15 मिनट लग रहा है, तो वहां पे फिर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक पेज लिखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स सफिशियंट है एक पेज लिखने के लिए, ठीक है? बाकी देखिए आप लोग की स्पीड है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हैं, वो इतने मिनट में कर पा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप कितना लिख पा रहे हैं। तो आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि मैं अभी भी जो भी टाइम दिया जा रहा है, जैसे 2 टू 3 आवर्स को जो मैंने टेस्ट दिए, तो उसमें काफी स्टूडेंट्स थे जो कंप्लीट कर पा रहे थे, और कुछ थे जो नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आप अपनी स्पीड को देख रहे हैं कि आप कितने समय में कितना पेज लिख पा रहे हैं। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं बहुत फास्ट, तो आप थोड़ा सा कम आंसर लिखें, ठीक है? जिससे आप सभी आंसर्स पूरे लिख पाएं। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप शुरुआत के जो आंसर्स है उनको बहुत ज्यादा अच्छे से लिखें, और लास्ट के जो आंसर है वो आप एक एक पेज में खत्म कर दें। लॉन्ग आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपको नहीं करना है, आपको शुरुआत से मेंटेन करना है कि आप कितने पेज लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको 4 पेज मिलेंगे, ठीक है? आंसर्स के लिए आपको 4 पेज मिलेंगे, जबकि आंसर्स आपकी अगर एक आइडियल फॉर्मेट बोला जाए, या फॉन्ट साइज बोला जाए, तो 2 पेज में लगभग 200 वर्ड्स के आंसर कंप्लीट हो जा रहे हैं। किसी किसी के वर्ड स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग ज्यादा है, तो उनको 2.5 पेज लग रहे हैं, अदरवाइज 2 पेज सफिशियंट है। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूं, तो 1 पेज भी सफिशियंट है। पर आपको जो एल्टी की जो कॉपी मिलेगी, उसमें 4 पेज मिलेंगे, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि 4 पेज दिया है, तो मुझे 4 पेज ही पूरा लिखना है। तो इस गलती को आप ना करें। जितनी आपकी वर्ड लिमिट है, जितना आपको बोला गया है, जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, केवल आपको उतना ही लिखना है, अदरवाइज आपकी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सफर करेगी।
दूसरी बात मैंने शॉर्ट की जो बात करी कि 5 मिनट्स में आपको करना है, तो यहाँ पे देखिए आपसे लैंग्वेज के भी क्वेश्चन बन सकते हैं या राइटिंग सेक्शन के भी बन सकते हैं। ठीक है? स्पेशली राइटिंग सेक्शन के आपको यहाँ पे बनेंगे, तो लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ या डायलॉग राइटिंग की, इसमें आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, तो फॉर्मेट प्लस कंटेंट दोनों के आपको नंबर मिलते हैं। आपने किस तरह से प्रेज़ेंट किया है। डायलॉग राइटिंग में आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है, इसमें बिगिनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें जब आप कन्क्लूज़न कर रहे हैं तो प्रॉपर होनी चाहिए और एक स्टोरी जैसी लगनी चाहिए, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट की यदि बात करूँ तो जब डायलॉग राइटिंग का आप क्वेश्चन पहले से देख लेंगे तो आपके माइंड में एक स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और उन्हें बहुत देर सोचना पड़ता है कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं। तो इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है कि आप आंसर ही सोचते रह जाएँ और टाइम बीत जाए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर मैं बात करूँ जो लॉन्ग आंसर में मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रामर के भी मिल सकते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि सपोज़ दैट एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल गए या आपको क्वेश्चन मिल गए नैरेशन के, ठीक है? नैरेशन के क्वेश्चन मिल गए क्योंकि आपका जो लॉन्ग आंसर है वो 12 मार्क्स का है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस नैरेशन के मिले, कुछ एक्टिव पैसिव के या नैरेशन के ही 6 मिल जाएँ। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पे। तो अगर 6 क्वेश्चन भी है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नैरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर वॉइस के क्वेश्चन भी हैं 6 क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या आपको वोकैब के क्वेश्चन मिल सकते हैं इस सेक्शन में और 4 टू 5 या 6 क्वेश्चन्स या 3 क्वेश्चन्स आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो टाइम आपका लगेगा लैंग्वेज सेक्शन में या ग्रामर सेक्शन में, जो आपका टाइम बच रहा है उसे आप लिटरेचर की यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट एट द पॉइंट ऑफ एट द एग्जाम हॉल ही आपको करना है कि आप कैसे टाइम उसको मैनेज करेंगे और आपको ये समझना है कि इन सभी का ध्यान रखते हुए आप अनसीन पैसेज को बिल्कुल भूल नहीं जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में मेंशन है एक अनसीन पैसेज होगा, ठीक है? और एक आपका पोइट्री का भी होगा। तो आपको 2 मिल सकते हैं। तो यदि मैं अनसीन की बात करूँ तो किसी भी स्टूडेंट को 10 मिनट मिनिमम तो लगता है अनसीन को पढ़ के सॉल्व करने में। फिर आप आंसर्स भी लिखेंगे, तो मैं मान सकती हूँ कि 15 मिनट हो सकता है इसमें लग जाए, सेम एज़ पोएट्री का भी। तो आपको इन दोनों के लिए लगभग 20 टू 30 मिनट्स आपको चाहिए होगा या हम कह सकते हैं 25 टू 30 मिनट्स चाहिए होगा। और ये जो सेक्शन है या इसके अलावा जो ग्रामर सेक्शन है या वोकैब सेक्शन है, ठीक है? ये जो तीनों सेक्शन है इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आपने बहुत स्मार्टली काम किया। ग्रामर में अगर आपकी कोई गलती नहीं है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वोकैब में आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सेम एज़ अनसीन में अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पोएट्री के कॉम्प्रिहेंशन में या आपके एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो जिस को सेक्शन में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे उसमें आपको बहुत ध्यान से काम करने की ज़रूरत है और उसको आप स्किप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा टाइम लिटरेचर को ही दे दें और कुछ क्वेश्चंस आपके टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण ग्रामर के, वोकैब के या अनसीन के छूट जाए। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अनसीन पढ़ने में टाइम लगता है और उसे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और फिर जल्दी-जल्दी ऐसे ही करके चले जाते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था कि राइटिंग सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। लेटर राइटिंग या डायलॉग राइटिंग में आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है और लैंग्वेज सिंपल रखनी है। पैराग्राफ प्रॉपर बनाने हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रॉपर करना है और एक चीज़ का आप पूरे पेपर पे ध्यान रखेंगे, वो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है? जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी, लेकिन अभी मैं दोबारा से बात कर रही हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। दूसरी चीज़ कि आपका जो प्रेज़ेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ेंटेशन का मतलब है जो आपने लिखा है, जिस तरीके से पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हैं या कहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा करना है, कहाँ पे आपको पंक्चुएशन का यूज़ करना है। आंसर राइटिंग में आपकी हैंडराइटिंग भी मैटर करती है। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, वो इस बात पे ध्यान देंगे और जिनकी हैंडराइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो थोड़ा-सा वर्ड के बीच में स्पेस बना के रखेंगे ताकि समझ में आए। कई बार आप वर्ड के बीच में यदि स्पेस नहीं बनाते तो पढ़ने में समझ में नहीं आता, जहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। कई बार अगर कंटेंट अच्छा होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, थोड़ी-सी हैंडराइटिंग उतनी नहीं सही है, तो भी फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग भी नहीं अच्छी, कंटेंट भी नहीं अच्छा और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ पे भी आपके मार्क्स कटेंगे।
ग्रामर प्रिपरेशन में मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बताए थे, टेंस, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ये सारे टॉपिक्स हैं, एक्टिव, पैसिव वॉइस, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्रामर सेक्शन में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, ये ग्रामर और वोकैब दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगें या बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो आपसे जो भी क्वेश्चन मिले, पहला तो जो मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन्स आपको आ रहे हैं, उसमें आप छोटा-सा टिक लगा देंगे, जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसपे आप ऐसे सर्किल लगा देंगे, जिसे आप बाद में करें। बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में नहीं लगाना क्योंकि आपका यहाँ एक-एक मिनट बहुत कीमती है। ग्रामर के आंसर में आपकी एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे गोज़ की जगह गो भी कर दिया या बाई की जगह 22 कर दिया, तो भी आपके आंसर्स गलत माने जाएँगे। फुल स्टॉप आप नहीं लगाएँगे, जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, वहाँ आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और वोकैब में तो ऑलरेडी आपने सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेज़ ये सारे पढ़े ही होंगे। स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन प्री में आपके आए थे, तो आई होप आपने उस हिसाब से प्रिपेयर किया है। वोकैब्युलरी में कई बार आपको क्वेश्चन्स ऐसे मिलेंगे कि आपको मीनिंग लिखना होगा और फिर उसका यूजेस करना है सेंटेंस में। तो यूजेस ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बुकिश लैंग्वेज लिखिए, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं तो भी वो एक्सेप्टेड है। और आप अंडरलाइन करेंगे जब जिस भी वर्ड का पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बस उसको इलैबोरेट करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकुलर वर्ड को क्या हम बोलते हैं, ठीक है? जैसे कॉस्मोपॉलिटन है ये वर्ड, इसे आप एक्सप्लेन करें, तो वहां पे आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। कई बार आपको एक्सप्लेनेशन देके पूछ लिया जाता है वन वर्ड क्या है, तो वो आपको करना होगा, ठीक है? एक चीज का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वोकैब क्वेश्चन में अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो एक ही पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, तो ये ऑलरेडी मैंने बात की है। 10 क्वेश्चंस आपके होंगे, 12 मार्क्स के, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स के, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रामर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वोकैब के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शॉर्ट में आपको राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग में आपको ग्रामर और वोकैब और लिटरेचर तीनों ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पेपर लेके तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपने पहले से पढ़ा है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है या बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से आप थोड़ा-सा पेपर को समझेंगे, ठीक है? और उसमें आप एनालाइज़ कर लेंगे कि कौन टफ क्वेश्चन है, कितने टफ क्वेश्चन है और कितने ईज़ी क्वेश्चन है। और इस हिसाब से आप अपने आंसर की ऑर्डरिंग डिसाइड कर लेंगे। जो आपको क्वेश्चन लग रहा है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे, उसको आप पहले करेंगे। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन लग रहा है कि कम अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप अपना मोरल डाउन नहीं करेंगे। जो आपको अच्छे से आ रहा है, आप उस पे ध्यान देंगे। बजाए कि जो नहीं आ रहा है या जो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, उस पे ध्यान देने के, क्योंकि इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि पूरे पेपर में आपको काम और कॉन्फिडेंट रहना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे स्टूडेंट विशेष ध्यान देते नहीं हैं। पेपर यदि मिलता है या क्वेश्चन पेपर लेने के पहले या जितनी देर आप पेपर का वेट करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आप इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि मेरा पेपर तो खराब ही हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, आपके मोरल को डाउन करती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, आपका माइंड नेगेटिव हो गया, तो आपका पेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। कई बार चीज़ें आती हुई भूल जाती है, ठीक है? नर्वसनेस के कारण या बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने के कारण। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितना आपने अब तक पढ़ा है, वो बहुत सफिशिएंट है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज आपको बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं पलटने हैं, अपने माइंड को काम रखना है। स्लीप आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन आपकी स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अगर कोई स्टूडेंट है जो सोया नहीं है प्रॉपर्ली, उसका भी थोड़ा असर होता है। एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कई बार आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं, या आप दूसरे लोगों से पूछने लगते हैं कि आपने कैसी तैयारी की है, कैसी नहीं करी है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो किसी से यदि आप पॉज़िटिवली बात कर ले तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी से बात करने में आपको मोरल डाउन हो रहा है, तो बेहतर है कि आप ना ही बात करें। और आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, आप अपने को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है और मैं जो भी करूँगा या करूँगी अच्छे से करूँगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपको पूरे पेपर में अपने माइंड को काम रखना है, ठीक है?
लिटरेचर सेक्शन की मैंने बात कर ली है आपसे। लॉन्ग आंसर आप 7 टू 8 मिनट, शॉर्ट आंसर 5 टू 5 मिनट्स दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए लॉन्ग आंसर के लिए। इंट्रोडक्शन में आप एक लाइन जो है वर्क के बारे में लिख सकते हैं, एक लाइन जो है आप ऑथर के बारे में लिख सकते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उस अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, और कंक्लूजन में जितना भी आपने कंटेंट लिखा है उसी को आप सम अप कर देंगे। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, इस तरह की आप लाइंस यूज करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि हेडिंग यूज़ करना है कि नहीं, तो मैंने काफ़ी मेरे मेंटोर्स हैं उनसे बात की थी, तो हेडिंग का यूज़ करने को मना ही किया है। यदि आप मूवमेंट के आंसर जैसे रेनेसा के फीचर्स पूछ लिया गया या न्यू क्लासिकल के फीचर्स पूछा गया, इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो वहाँ पे आप हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पेपर इतना लेंदी है कि आप हेडिंग अगर बार-बार डालते रहेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपका फ्लो लिखने का डिस्टर्ब होगा, माइंड में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो बेहतर यही है कि आप 1-2 क्वेश्चंस में भले ही आप हेडिंग यूज़ कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो आप अवॉइड कीजिए, और जहाँ-जहाँ आपको कोटेशंस अच्छी लग रही हैं, याद आ रही है, वहाँ पे आप लिखिए। मूवमेंट के क्वेश्चंस में मैं यही आपको बात करूँगी कि फीचर्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और टर्म में भी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टर्म में डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल्स। फिगर ऑफ स्पीच में आपको डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रामर सेक्शन जितना भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि 25 टू 30 मिनट्स या 20 टू 25 मिनट्स आएगा। जितना भी मतलब आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, ये मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है कि कितने मिनट में हो सकता है, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आते हैं, और नहीं आते तो नहीं आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सही तरीका मुझे पता है या मैंने सीखा है, तो आपको वो तुरंत बन जाएंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसे कंटिन्यू रीड करते रहे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोकैबुलरी में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे आप करेंगे, मेंटेन करेंगे अपने स्पीड को, और जो भी आपसे वर्ड पूछा जाए उसे आप डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके आप आंसर्स लिख सकते हैं। राइटिंग सेक्शन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 मिनट में आपके राइटिंग सेक्शन हो जाएगा, जहां पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ अच्छे से कंटेंट मेंटेन करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको चीजें लिखनी है। ओके, तो अब लास्ट कुछ बात करते हैं सम अप करते हुए कि आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है मेंटेन कर सकते हैं, उसे आप मेंटेन कीजिए। जिन्हें लग रहा है कि हैंडराइटिंग नहीं अच्छी, तो थोड़ा सा वर्ड के बीच में आप स्पेस लिखेंगे, स्पेस करेंगे। पॉइंट वाइज लिखने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर की कहानी नहीं बात करेंगे। अगर आपसे आंसर पूछा जाता है तो ज्यादातर एनालिटिकल आंसर ही पूछा जाता है, तो आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखेंगे, क्योंकि आपको 200 वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। तो टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपके आंसर्स को ज्यादा वेटेज मिलेगी, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। कोटेशन अगर आपको लगता है मुझे ज्यादा याद नहीं है, तो आप एक ही कोटेशन अगर लिख दे तो भी बहुत है। जिन्हें याद है तो एटलीस्ट 2 कोटेशंस आंसर में लिखें, लेकिन ओवर कोटेशंस नहीं करनी, ओवर यूज नहीं करना है कि आपके जो आंसर्स उसमें 4 से 5 कोटेशंस ही दिख रही हैं, ये आपको नहीं करना है। इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करना है, और बहुत ज्यादा लेंदी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं करना। ओके, बहुत ज्यादा लेंदी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन आप अवॉइड करेंगे। लास्ट का जो 5 मिनट्स है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप पूरे टाइम सिर्फ लिखते ही रहें, ये आपको ध्यान देना है। तो आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि आपका लास्ट का 5 मिनट बचे, जिसमें आप तुरंत से मैनेज कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ अपने आंसर्स को रिवाइज़ करने को। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। पहला तो ये है कि जब आपको कॉपी मिलती है, सपोज़ दैट ये पेज है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं जो आपको खाली मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला 4 पेज आपको मिलेंगे, तो 2 पेज आप लिखते हैं, तो 2 पेज आपके खाली हो जाएँगे। तो जो पेज खाली रह जाते हैं, उसमें इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप आंसर्स लिखते हैं तो वहां पे आंसर की नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप यहाँ पे शुरुआत में लिख देंगे आंसर नंबर 1, ठीक है। प्रॉपर आपकी क्लियर लिखा होना चाहिए, जिससे कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल 2 साइड में लिख देंगे या 1 लिख देंगे, जिससे कई बार समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर क्वेश्चन की सब पार्ट है, सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसका पार्ट ए है या पार्ट बी है, या हो सकता है 10 का 1 दिया है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो आपको उसको प्रॉपर लिखना है। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जो आपके कीवर्ड्स है उसे आप अंडरलाइन करेंगे, फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान देंगे, टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन में आप नहीं स्टिक रहेंगे।
और जब भी आप पेपर देखेंगे तुरंत से आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। अनसीन में भी आपको प्रॉपर टाइम देना है, ग्रामर में भी आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आप लिटरेचर को ही दे दें। तो जो 1 घंटा है, जो मुझे लगता है कि आपको 2 आवर्स में आपके ग्रामर के क्वेश्चन लिटरेचर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, और आपको जो 1 घंटा है वो आपके अनसीन एंड उसके अलावा जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें आपका लग जाएगा। ठीक है, वोकैब का जो है वो भी आपको करना है। मतलब मुझे लगता है 2 घंटे से थोड़ा-सा कम ही है जिसमें आपको लिटरेचर करना है। तो ये आपको जो पेपर मिलेगा उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कितने क्वेश्चन्स लिटरेचर के आएँगे, कितने क्वेश्चन वोकैब के आएँगे, कितने क्वेश्चन ग्रामर के आएँगे, राइटिंग के आएँगे। तो ये जब आपको पेपर मिलेगा तब आप उसी वक़्त डिसाइड करेंगे। आपके एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है? ऐसा नहीं कि पेपर देख के आप तुरंत पैनिक हो गए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, या ये मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरह की सोच आपको नहीं रखनी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने माइंड को आप काम रखेंगे और आपने जितना अब तक पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई आपने की है। तो लास्टली मैं यही बोलूँगी कि आपने जो भी रिवाइज़ किया है, जो भी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट और अपने माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल एलटी मेंस एस्पिरेंट, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।